धन्यवाद। नहीं जा रहा है। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, 2021-22 वित्तीय वर्ष का ये बजट बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह की त्रासदी का सामना और चुनौती पूरी दुनिया कर रही थी, हमारे देश पर भी स्वाभाविक रूप से उसको लेकर बड़ी शंकाएं थी। और उस दौरान जब 2020-21 का बजट प्रस्तुत करने के लिए हमारी सरकार तैयार थी, उस दौरान बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में थे कि कैसे राजकोषीय घाटा एक समस्या थी, विनिवेश के बारे में लोग बात कर रहे थे और वित्तीय व्यवस्थाएं बनी रहें और देश के विकास की रफ्तार चलती रहे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। निश्चित रूप से कोविड का जो संक्रमण काल था, उस दौरान हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से न केवल संक्रमण को नियंत्रित किया, बल्कि उसके लिए वैक्सीन भी खोजी और आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारी सरकार चला रही है। उस दौरान आपने देखा होगा पीएम केयर्स फंड को लेकर के बहुत सारी बातें लोग उस दौरान कर रहे थे। 2020-21 के बजट में, चूंकि तब ये बीमारी नहीं थी, ये त्रासदी नहीं थी, इसके लिए कोई बजट नहीं था, लेकिन पीएम केयर्स फंड ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें 80% से ज़्यादा फंड का इस्तेमाल उसी फंड का किया गया, पीएम केयर्स फंड का। और उस सारी चीज़ों को लेकर के पूरी दुनिया में जो एक भरोसा, एक विश्वास भारत के प्रति बना था, उसको लेकर के लोगों में बहुत सारी उत्सुकता भी थी और पूरी दुनिया, हमारे देश के साथ साथ दुनिया के कई देश भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापक चर्चा कर रहे थे। उनको भी इस बजट का इंतजार था और निश्चित रूप से जिस विपरीत परिस्थिति में एक ऐसा अकल्पनीय बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने इस कठिनाई से न घबराते हुए चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करके एक ऐसा बजट दिया जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की, चाहे वो आर्थिक समीक्षक रहे हों, दूसरे देशों के लोग रहे हों, जिन्होंने बहुत ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भ्रामक प्रचार किया था, हमारी अर्थव्यवस्था की रेटिंग को बहुत न्यूनतम दिखाया था और कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जाएगी। लेकिन हम लोगों ने देखा 3 महीने के अंदर ही हमारी वित्त मंत्री जी ने उसको स्थिर किया और धीरे धीरे हम अगली छमाही में आगे बढ़ते हुए ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब हम एक ठीक ठाक जगह पर आ गए हैं और आगे जो हमारी 11% आर्थिक वृद्धि की हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ हम बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया और अकल्पनीय रूप से एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत कठिन था इस बजट को प्रस्तुत करना, उन्होंने किया, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। लेकिन जैसे अभी हमने देखा है कि कुछ हमारे विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो पारंपरिक रूप से हमेशा विरोध करने की उनकी राजनीति रहती है। एक व्यंग्यकार हुए हैं माननीय सभापति जी हरिशंकर परसाई जी, जिनको पहले व्यंग्यकार थे, जिनको साहित्यकार का दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कई बार अकारण ही जो लोग आलोचना करते हैं वो निश्चित रूप से हताशा और निराशा और ईर्ष्या द्वेष के कारण जिस तरह से आलोचनाएं करते हैं उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर ही पड़ता है। उन्होंने आगे लिखा था कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान का, धन का और बल का, आत्मबल होता है, लेकिन इस सबसे बड़ा, चूंकि वो व्यंग्यकार थे तो उनकी भाषा थी, इस सबसे बड़ा आत्मबल मूर्खता का होता है। और मूर्खता में जब व्यक्ति कोई इस तरह की बात करता है कि हताशा निराशा वो परिलक्षित हो जाती है और इस ईर्ष्या द्वेष के कारण ऐसे व्यक्ति और ऐसी संस्था का विरोध करने लगता है जो अच्छे तरह से काम कर रही है। और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने आगे भी लिखा है कि जो लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरा पक्ष है वो जितना अच्छा काम करता जाता है वो स्वयं नष्ट होते जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं ये विरोधी दलों की हैं और उनकी हताशा निराशा को हम समझ सकते हैं। राजनीतिक रूप से इस सरकार का वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो लोगों में ये था कि इस बजट में क्या प्राथमिकताएं होंगी, अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्या प्रस्ताव होंगे, कर वृद्धि कर, राजस्व घाटा, राजकोषीय नीति को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता थी।
लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से बजट को प्रस्तुत किया, वह एक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने निश्चय ही ऐसे समय में जब पूरे 70 साल में सबसे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि पूरी दुनिया की थी, ऐसे समय में बजट प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय न केवल हमारी 11.5% जो आर्थिक वृद्धि का हमारा लक्ष्य है उसको ध्यान में रखा, बल्कि उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो रेल हो, कृषि का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में उन्होंने व्यापक रूप से धन आवंटित करने के प्रस्ताव भी दिए और उन सब चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया जिसका प्रभाव हमारी आर्थिक नीति पर ना पड़े। लेकिन जैसा मैं समझता हूं कि जो हम लोगों का लक्ष्य था उसके लिए आवश्यक था कि हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें और उस पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया। जो 11%, 11.5% की आर्थिक वृद्धि हमको हासिल करने का एक लक्ष्य था, उसमें प्रमुख रूप से तो सबसे बड़ी चुनौती पहले हमारे सामने ये थी कि हम हेल्थ के जो क्षेत्र है उसको दुरुस्त करें और कोरोना के संक्रमण पर हम उस पर विजय प्राप्त करें। और उसके लिए हमारी सरकार ने न केवल 137% हेल्थ में बजट बढ़ाया, उन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की बात की, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की और उसके साथ साथ कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये एक इस चुनौती से निपटने के लिए जिस तरह से हम तैयार हैं, वैक्सीनेशन हमने खोजी है और नई वैक्सीनेशन भी आ रही है, उनके लिए भी सरकार ने प्रबंध किया। दूसरी बात थी कि हम मानव में पूंजी का निवेश करें और उसके लिए हमारे सामने बहुत सारे ऑफर थे। शिक्षा के क्षेत्र में जहां जीडीपी का 3.5% शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव किया, लोगों में शिक्षा के प्रति, रिसर्च के प्रति और इस तरह के ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे हमारा जो मानव संसाधन है वो पूरी तरह से विकसित हो सके। स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अलग से बात की। और अगर आप बात करेंगी कि अगर हम ये देखें, हम कंज्यूमर अफेयर्स की बात देखेंगे तो कंज्यूमर अफेयर्स के लिए भी जो उन्होंने बजट प्रस्ताव दिया है वो पिछले बार के 2300 करोड़ के अगेंस्ट 2,974 करोड़ है, जिसमें 30% की वृद्धि उन्होंने दर्ज कराई है। और उसके अलावा जो मूल्य नियंत्रण करने की एक बड़ी चुनौती रहती है सरकार के सामने, उसमें भी जो पहले 2,000 करोड़ का बजट था उसको 2,700 करोड़ रुपए का बजट 2,700 करोड़ का 35% की वृद्धि उसमें दर्ज की है। और ओनियन का जो हमारा प्याज का बफर स्टॉक होता था वो पहले 1 लाख टन हमने तय किया था, 1 लाख मीट्रिक टन, अब 1.5 लाख मीट्रिक टन तय किया है। और इसी तरह से दालों के विषय में भी जो हमारा बफर स्टॉक रखने की बात थी उसको हमने बढ़ा करके 19.5 लाख मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए और वहां पर अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। जहां हमने 1000 नई मंडियां जो ई मंडी से जोड़े, जो मंडियां हैं एपीएमसी की, उनको ई मंडी बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है। वहीं 22 ऐसे परमिसेबल आइटम जो जिनमें खराब होने का खतरा रहता था, पहले केवल आलू, प्याज और टमाटर उसमें शामिल थे, उसको भी हमने शामिल किया है। और इसका जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो थी वो पिछली बार हमने शुरुआती दौर में शुरू की थी, 1 करोड़ का ही बजट एक्युलेशन था, उसमें 100% की वृद्धि दर करके 100 करोड़ का अब की बार उसमें हमने बजट दिया है। और इसका सीधा सीधा प्रभाव हम लोगों को खेती के क्षेत्र में जो ऐसी फसलें थी जो खराब होने का जिनको डर था, उसमें वेयर हाउस वगैरह का उसमें फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ जो हमारे चाय के किसान थे उनको हमने 1000 करोड़ रुपया, जो मजदूर थे चाय के क्षेत्र में काम करते थे और प्लांटेशन जो करते थे, उनके लिए 200 करोड़ रुपया अलग से किया है, जिसमें 11 लाख ऐसे मजदूर, जिसमें 6,23,000 महिलाएं हैं, उनको उसका सीधा सीधा लाभ होने वाला है। इसके अलावा माननीय सभापति जी, मैं शुगर केन के क्षेत्र से आता हूं। सरकार ने हमारे जो गन्ना किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सुविधा दी है। हम लोगों ने रेक्टिफाइड स्पिरिट, अल्कोहल और एथेनॉल का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़े, हमारा घरेलू उत्पादन बढ़े, उसके लिए इस बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसके साथ ही साथ इस बजट में गन्ना किसानों के लिए 4,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
जिससे सीधे सीधे 5 करोड़ गन्ना किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। माननीय सभापति जी, बस 1-2 मिनट का काम है, 2 मिनट में मैं पूरी बात कह देता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जहां हमने ये किया है वही इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इसलिए खर्च करने की जरूरत थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 1 रुपया जाता है वो वापस होकर के बाजार में हमको 3 रुपए की गुणात्मक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर में देता है। तो जब हम 11% की वृद्धि दर पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे सामने एक प्रश्न था। 5,54,000 करोड़ का जहां इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, 1 लाख, मैं संक्षेप में ही बस कह रहा हूं, 1,10,000 हमने रेल के लिए दिया है, 1,20,000 करोड़ रोड के लिए दिया है। इस तरह से हमने बाजार में पैसा उपलब्ध करा, 40,000 हमने ग्रामीण क्षेत्रों में दिया है। उससे जो बाजार में पैसा आएगा वो पैसा जब रिटर्न होके आता है तो वो 1 रुपया 2.5 से 3 रुपए तक आर्थिक जो हमारी वृद्धि दर होती है उसमें उपयोग करता है। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं माननीय सभापति जी। एक, जो हमारे दूसरे साथी बहुत चिंता कर रहे थे, जो हम लोगों ने कहा था कि जो हमारी राजकोषीय घाटा है उसके लिए बार बार वो बात कर रहे थे। निश्चित रूप से कोरोना का जो संक्रमण काल है उसके दुष्प्रभाव के कारण पूरे दुनिया में ये आर्थिक मंदी का दौर है आया था, लेकिन हमने जिस तरह से हमारी राजकोषीय घाटा 9.5% तक पहुंच गया था, अब की बार हमने 6.8% रखा है। और एक ही बात और कहना चाहता हूं, जो विनिवेश का मामला है, पहले की सरकार जो कांग्रेस की थी वो अपने दौर में उन्होंने विनिवेश के लिए काम किया था और बीच में जो हमारे फाइनेंशियल ईयर रहे उसमें हमने विनिवेश में जो हमने लक्ष्य तय किया था उसको प्राप्त भी किया था, लेकिन पिछला बार कोविड के काल के कारण हम उस विनिवेश के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे। अब की बार हमने 1,75,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है। बस 1 मिनट माननीय सभापति जी, अंतिम है, बस अंतिम वाक्य है। जरूरी बात पहले जी बिल्कुल जरूरी बात कह रहा हूँ। कई लोगों ने विनिवेश को लेकर जो आशंका जताई थी, पूर्व में हमने 100% तक उसको पाया था। कांग्रेस ने जो इसका आज विरोध कर रही है, अपने समय में इस अर्थव्यवस्था को लागू किया था। पूरे दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था नष्ट होने के बाद, समाप्त होने के बाद, नाकाम होने के बाद विपक्ष के लोगों को गुमराह करने का प्रयास उनके द्वारा जो किया जा रहा है वो हास्यास्पद है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को, उनको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि बजट में मांग को बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित किया गया है, लिहाजा मांग भी बढ़ेगी,